जो अपने देश के लिए अपना जान दे दिया, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। गलवान के बलवान यानी दीपक सिंह का बड़ा भाई हूँ और मुझे इस बात का फक्र होता है कि जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो सीना चौड़ा हो जाता है। सीमा पर डटकर खड़े रहे तो नयन शत्रु पर कड़े रहे। उत्साह हृदय में भरा हुआ, पग अंगारों पर धरा हुआ। बदनीयत दुश्मन आया जब, दहलीज लांघ न पाया तब। हिम्मत को ही हथियार बना, शत्रु पर टूट पड़े बलवान। जाबाजों की हुंकारों से टहल उठा सारा गलवान। हिम्मत शत्रु की तोड़ गए, तूफानों का रुख मोड़ गए। है लिखी लहू से जो गाथा, फिर आज वही दोहराते। जिसे भूल नहीं सकता भारत, फिर गाथा वही सुनाते। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, आज का जीएनटी स्पेशल उनके लिए खास तौर पर जो कमजोर याददाश्त से काफी परेशान है। आज का जीएनटी स्पेशल हमने खास तौर पर उन्हीं के लिए तैयार किया है और बनाया है जिन्हें चीजें या तो याद नहीं रहती या फिर वो फैक्ट्स को, सच्चाई को अपनी सोच और सहूलियत के हिसाब से एडिट करके याद रखते हैं। ऐसे ही कमजोर याददाश्त वालों के लिए आज हम लेकर आए हैं खास तौर पर दास्ताने गलवान। ये लोग जिन्हें ये लगता है कि गलवान में भारत या भारत की सेना कभी भी बैकफुट पर थी, उन्हें अगले आधे घंटे अपने टीवी सेट्स के सामने बैठे रहना चाहिए। वो लोग जो गलवान का नाम लेकर हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं, उन्हें आज इस शो के जरिए हर सवाल का जवाब मिलेगा। आज उन्हें ये मालूम चलेगा कि आखिर गलवान में हुआ क्या था और उस रोज आखिर कैसे हमारे जांबाजों ने अपने अप्रीतम साहस और शौर्य से चीन के दम की दीवार को हिलाकर रख दिया था। गलवान के संघर्ष में कैसे हमारे महावीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। इसलिए कमजोर याददाश्त वालों को आज ध्यान से देखना होगा ताकि उन्हें याद रहे कि हमें क्यों गलवान पर फक्र है। साल 2020 के अप्रैल महीने में जब सारा देश और दुनिया कोरोना नाम की आपदा से अवाक थी, ठीक उसी समय भारत के पूरब में एक ऐसे संघर्ष की चिंगारी धधक रही थी जो कुछ ही दिनों में पेंगोंग त्सो की लहरों में उबाल लाने वाला था। अप्रैल की शुरुआत से ही चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के नजदीकी इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा करना शुरू कर दिया। आए दिन इलाके में कई जगहों पर घुसपैठ की छुटपुट घटनाएं होने लगी। चीन की बदनीयत को देखते हुए भारत ने भी इस इलाके में तैनात सैनिकों की संख्या में इजाफा कर दिया। अप्रैल का तीसरा महीना आते आते चीनी आर्मी पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर फिंगर फोर तक घुस चुकी थी। घोगरा हॉट स्प्रिंग्स के नजदीकी इलाकों पर कब्जा करने के मकसद से चीनी सैनिक गलवान घाटी में वाय नाला के नजदीक तक पहुंच चुके थे। वास्तव में चीन भारत के लिए सामरिक महत्व रखने वाली दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर कब्जा जमाना चाहता था। यही गलवान संघर्ष का ट्रिगर था। जो इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ अभी भी चल रहा है, उसका शुरुआत गलवान के पहले हुआ था पैंगोंग लेक पर। और गलवान में जो हुआ था, पैंगोंग लेक में जो हिंसा हुई थी 4 मई को, उसका रिजल्ट था। चीन की इन्हीं चालाकियों के दरमियान 6 जून को भारत और चीन के कॉर्प कमांडर्स ने ट्रूप्स को हटाने के लिए एक साझा रोड मैप तैयार किया। बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को विड्रॉल प्लान को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई। 15 जून को पेट्रोलिंग के दौरान कर्नल संतोष बाबू ने नोटिस किया कि
चीनी सैनिकों ने पीछे हटने की प्रक्रिया का पालन तो किया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपना एक टेंट वहां से नहीं हटाया। वास्तव में चीन उस टेंट को दुर्बुक शोक दौलतबेग ओल्डी रोड पर नजर रखने के लिए ऑब्जर्वेशन पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। भारत की तरफ से टेंट को सूर्यास्त तक हटाने की चेतावनी दी गई। 15 जून को इंडियन साइड 16 बिहार रेजिमेंट ने जब उनका पेट्रोलिंग चल रहा था, उन्होंने नोटिस किया कि एग्रीमेंट को वायलेट करके चाइना के कुछ सैनिक और कुछ ट्रूप्स इंडिया के साइड आ गए थे और वहां पर टेंट इरेक्ट करना शुरू कर दिया था। ये था इस सारी घटना का ट्रिगर। इतना भर हुआ था कि भारतीय जांबाजों की चेतावनी से बौखलाए चीनियों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके साथ ही एलएसी पर 4 दशक की सबसे खूनी झड़प की शुरुआत हो गई। ज्यादा लोगों को पता शायद नहीं है कि गलवान इंसिडेंट में जो हिंसा हुआ था, एक लंबा फाइट नहीं था। ये 3-4 अलग अलग हिस्से में लड़ाई हुई थी, सेपरेट फोर्सेस के साथ, और 4 घंटे तक चला ये। पहले जो झड़प हुई थी इंडियन साइड पर, उसमें काफी सारे चाइनीज सैनिक घायल हुए थे, क्योंकि वो कम संख्या में आए थे टेंट बनाने के लिए, और इंडियन साइड के जो का फोर्स था, कर्नल संतोष बाबू जो कमांडिंग ऑफिसर थे, वो भी थे। उन्होंने जब चैलेंज किया था, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दी थी, और उस झड़प में काफी सारे चीन के सैनिक घायल हुए थे। लेकिन इस संघर्ष की शुरुआत भर थी। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के दूसरे साथी चीनियों का मुकाबला करने में जुट गए। इस दौरान उनका साथ देने के लिए 3 पंजाब और मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट के जवान भी आ जुटे। उस वक्त तो हमारे जाबाजों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बड़ी संख्या में हथियारों से लैस होकर चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों पर हमला बोल दिया। गलवान में जो हिंसा हुआ था, वो डार्कनेस में हुआ था, अंधेरी रात में हुआ था। कोई लाइट नहीं था, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इंडिया के साइड पे 400 लोग थे, चाइना के साइड से उससे शायद 1000 के ऊपर का फोर्स आया था अटैक करने। इस पूरे घटनाक्रम में आप चीन के धोखे और बदनीयत को यूं समझिए कि असल संघर्ष शुरू होने से पहले ही चीनी सैनिक हथियारों से लैस होकर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, जबकि प्रोटोकॉल के तहत हमारे जाबाजों के पास कॉम्बैट हथियार नहीं थे। चीन की फितरत में अगर धोखा ना होता तो कायदे से पूरी लड़ाई एक हैंड कॉम्बैट होती, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। गलवान में जो हिंसा हुआ था, वो पूरा का पूरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, लेकिन एक अंतर था, वो ये था कि भारत के जो सैनिक थे, ऑफिसर्स थे, उनके पास हाथ में एक भी हथियार नहीं था। उनके पास कोई पिस्टल नहीं था, कोई बेटन नहीं था, एक भी मेले वेपन कुछ भी नहीं था उनके हाथ में, क्योंकि इंडिया चाइना के जो बॉर्डर पीस प्रोटोकॉल्स हैं, जो 1962 वॉर के बाद और 1970 से शुरू हुआ था, उसके मुताबिक आप कोई भी हथियार यूज नहीं कर सकते हो। जब आप पेट्रोल करते हो तो आप बात कर सकते हो, लेकिन कोई अग्रेसिव मैनूवर्स नहीं डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये जो बॉर्डर पीस प्रोटोकॉल था, वो 40 साल के ऊपर से ठीक से चल रहा था। इसका मतलब कि काफी एनकाउंटर्स हुए थे दोनों साइड के पेट्रोल्स के बीच में, लेकिन कुछ हिंसा नहीं हुआ था। 1975 को लेकर अभी तक कुछ हिंसा नहीं हुआ था, और ये एक काफी मजबूत बॉर्डर प्रोटोकॉल था। इसलिए शायद भारत के जो 16 बिहार रेजिमेंट को शायद ये अंदाजा नहीं था कि चाइना इस प्रोटोकॉल को वायलेट करेगा। और जब ये बिगर फोर्स आया था गलवान में, जो सेकेंड राउंड ऑफ फाइटिंग जो था गलवान में, जब वो आए थे, उनके पास बेटन्स थे और रायट गियर थे। वो सब बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के बेटन्स कैरी कर रहे थे और केवलर शील्ड्स कैरी कर रहे थे। और ये बेटन्स जो हैं, जो सिंगापुर, हांगकांग ऐसे जगहों में पिछले बार यूज हुए हैं, उन पर एक एलईडी लाइट था, जो एक बहुत ही ब्राइट लाइट थ्रो करता है, जो अगर आप उसको देखोगे अंधेरे में, आप स्टन हो जाते हो।
बिल्कुल स्टन हो जाते हो, आपको दिखाई नहीं देगा कुछ मिनट्स के लिए, आप यू बिकम ब्लाइंडेड। तो ऐसे ऐसे हथियार लेकर चीन लोग आए थे, जो एक टोटल उल्लंघन था ऑफ द बॉर्डर प्रोटोकॉल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब देखिए, जो नहीं जानते हैं, जिन्हें पता नहीं है, या जो जानकर अनजान बने रहना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि उस रात हमारे जांबाजों ने घंटों तक संघर्ष किया, लेकिन शत्रु के सामने ना तो उनके इरादे और ना ही वो खुद इंच भर डिगे। लहू जमा देने वाली ठंड में लहू के आखिरी कतरे तक उन्होंने लगातार संघर्ष किया। बर्फीली रात, उस पर चीन के हथियार, जाने कितने ही जख्मी हुए। कुछ गलवान के बर्फीले पानी में गिरे, लेकिन चीन को पीछे धकेल कर ही दम लिया। देश ऋणी है उन तमाम जांबाजों का। लेकिन इससे उलट जो चीनी सिपाही अपने देश चीन के लिए जान दे रहे थे, उन बेचारों का यह एहसास नहीं था कि उनका देश तो उनके अस्तित्व और उनकी शहादत को सम्मान देने से ही मुकर जाएगा। अपने शहीदों के नाम गिनाने के नाम पर चीन आज तक प्रोपेगेंडा फैलाता है, जबकि भारत का बच्चा बच्चा गलवान के अमर सपूतों को नमन करता है, याद करता है। जिनकी याददाश्त कमजोर है, आज वो फिर से देखें और फिर से सुने शौर्य की वही दास्तां, बलिदानों की वही कहानियां, ताकि उन्हें याद आ जाए कि हमें गलवान पर गर्व था, है और रहेगा। 15 जून की रात कई घंटों तक संघर्ष यूं ही चलता रहा। उधर दोगुने से ज्यादा संख्या में आए चीनी सैनिक पूरा जोर लगा रहे थे, तो इस तरफ कम संख्या में होकर भी हमारे जाबाज तिल भर भी टिकने को तैयार नहीं थे। सुबह होने से पहले तक संघर्ष यूं ही जारी रहा। आखिरकार चीन के सैनिकों को यह समझ आ चुका था कि ज्यादा संख्या में होने के बावजूद भी वो भारत के जाबाजों पर पार नहीं पा सकेंगे। आखिरकार सुबह होने से पहले संघर्ष को आपसी सहमति से खत्म कर दिया गया। मिडनाइट के बाद सब कुछ बंद हो गया था, अचानक बंद हो गया था, और वो इसलिए था कि काफी लोग घायल हुए थे, काफी लोग नदी में गिर चुके थे, कोई लाइट नहीं था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और काफी बैकअप फोर्सेस वहां तक आ चुके थे, और शायद एक बहुत ही लो लेवल पर एक समझौता हो गई थी कि बहुत लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, अब हम इसको खत्म कर देते हैं, अभी इसी वक्त खत्म कर देते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गलवान संघर्ष की पहली झड़प में जब चीन के सैनिक घायल हो गए थे, तो हमारे जांबाजों ने इंसानियत के नाते मदद का हाथ बढ़ाया था। इंडियन साइड, भारतीय सैनिकों ने चीन के जो घायल थे उनका ट्रीटमेंट किया, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, उनको फर्स्ट एड दिया। कुछ लोगों का फ्रैक्चर हुए थे, कुछ लोगों के दांत टूटे हुए थे, काफी खून था। इंडियन साइड ने उनको एक्चुअली बचाया। आर्मी मेडिकल कोर के नायक दीपक सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना चीन के घायल सैनिकों का इलाज किया था। अपने सैनिक घायल हुए तो उनकी जान बचाते हुए, और इसके साथ साथ जो चीन के भी घायल सैनिक थे, उनकी भी, जो एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, सबका इलाज करना जरूरी होता है। तो वहाँ पे अपनी जान की परवाह न करते हुए जो अपने भाई थे उनकी जान बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, और जो हम सब के लिए गर्व की बात होती। एक तरफ भारत के सैनिक थे जो धोखे से हुए हमले में भी हारे डरे सहमे और घायल शत्रु को जीवन दान दे रहे थे, और दूसरी तरफ अभागा चीन, जो आज तक गलवान में जान गंवाने वाले अपने सैनिकों को कभी दुनिया के सामने शहीद का दर्जा नहीं दे सका। चीन के मुताबिक रात भर चली झड़प में बस उसके 4 जवान मारे गए। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना अभी तक एक भी ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है कि उस साइड पर कितने लोग का लॉस हुआ है। कोई बॉडी काउंट नहीं है। इंडियन आर्मी ने अपने ट्रेडिशन से अपने लॉसेस के बारे में बिल्कुल ऑफिशियली इंफॉर्मेशन दिया 2 दिन के बाद, क्योंकि तब तक काउंटिंग चल रहा था, कुछ लोग मिसिंग थे, लेकिन अभी ऑल ऑफ इंडिया नोज कि 20 लोग were lost in the Galwan Valley from the Indian side। लेकिन चाइना ने ये बताया कि उनके सिर्फ 4 लोगों का लॉस हुआ था गलवान में, और उसके बाद एक और जो इंजर
लेकिन लाख प्रोपेगेंडा के बावजूद चीन का सच छुप नहीं पाया। गलवान की शौर्य गाथाओं पर किताब लिखने वाले टीवी टुडे के पत्रकार शिव अरुण जब अपनी किताब की रिसर्च के लिए बिहार 16 रेजिमेंट के जवानों से मिले तो चीन के झूठ की बखिया उधड़ गई। इतना ही नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर तैनात भारत के सैनिकों ने जो बताया उसने चीन के झूठ पर एक बार फिर मुहर लगा दी। मैंने मेरी किताब की रिसर्च के लिए उन सैनिकों और उन ऑफिसर्स से बात की, जैसे कर्नल संतोष बाबू की जो सक्सेसर थे 16 बिहार रेजिमेंट में, कर्नल रविकांत, हवलदार धर्मवीर और कुछ ऐसे सैनिक जो सर्वाइव किए थे उस रात। और उनके पास एक ऑपरेशनल रिपोर्ट होता है जिसमें वो रिकॉर्ड करते हैं कि उस रात क्या हुआ। उस ऑपरेशनल रिपोर्ट के मुताबिक, याद रखना कि चाइना का कहना है कि उनका लॉस जो था सिर्फ 4 लोग थे गलवान में। इस इंडियन ऑपरेशनल रिपोर्ट जो है, और इस इंडियन ऑपरेशनल रिपोर्ट को आप फज नहीं कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल फैक्चुअल रियलिटी है। उसमें लिखा है कि 17 लोग, चीन साइड पर 17 लोगों का शहादत हुआ था उस रात। इसका मतलब है, और उनका ये ऑन रिकॉर्ड कहना है कि अगर उनके साइड पे 17 लोग लॉस्ट थे उस रात को, इसका मतलब है कि एक्चुअल डेड शायद विल बी मच हायर देन दैट, क्योंकि बहुत लोग ग्रीवसली इंजर्ड थे, बहुत लोग बेहोश थे, बहुत लोग कोमा में थे ठंड में और घायल होकर। इसलिए एक्चुअल जो डेथ टोल था चाइना साइड पे, एक रफ एस्टिमेट है, ये ऑफिशियल नहीं है, कि 40 से ज्यादा शायद हो सकता है। चीन ने आज तक दुनिया के सामने अपने शहीद जवानों का सही आंकड़ा नहीं रखा है, बल्कि इसे लेकर वो हमेशा प्रोपेगेंडा की आड़ में छुपता रहा है। इंडिया के कुछ ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी थे वो पहाड़ी इलाके में, जिनमें और उस ऑब्जर्वेशन पोस्ट में जो सैनिक और ऑफिसर थे उन्होंने डायरेक्टली देखा था स्ट्रेचर्स में कैसे ये घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर्स में लेके गए थे, और इस गिनती में शायद 40 के ऊपर लोग सीरियसली इंजर्ड थे। दूसरी तरफ भारत है, जहां आज भी गलवान की वीर शहीदों की गाथाएं बच्चे बच्चे की जुबान पर है। हम गर्व से दुनिया को बताते हैं कि एक थे महावीर कर्नल संतोष बाबू, जिन्होंने गलवान में मोर्चे पर सबसे आगे लड़ते हुए अपने पराक्रम से शत्रु को घुटनों पर ला दिया। हम वीर नायब सूबेदार नूदूराम सोरेन की कहानियां भी अपनी पीढ़ियों को सुनाते रहेंगे। वही नायब सूबेदार सोरेन, जिनका देश के लिए जज्बे के उबाल को गलवान का बर्फीला पानी भी कम नहीं कर सका। और हम दुनिया को याद दिलाते रहेंगे वीर हवलदार के पलानी की कहानी, जिन्होंने गलवान में लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। गलवान पर सवाल उठाने वाले हर शख्स को हम सुनाएंगे दास्तां वीर हवलदार तेजिंदर सिंह की, जिनके साहस की दीवार तोड़कर शत्रु हमारी सीमा में दाखिल नहीं हो सका। वीर सिपाही गुरतेज सिंह से लेकर वीर नायक दीपक सिंह और भारत मां के उन 20 सपूतों की कहानियां हम बार बार लगातार और तब तक सुनाते रहेंगे जब तक सवाल उठाने वालों को यह मालूम न हो जाए कि गलवान में हमारे रणबांकुरों ने चीन को कैसा करारा जवाब दिया था। चीन जो है प्रोपेगेंडा, ये नहीं है हमारे तो कोई मारे नहीं जाते हैं, हमारे कब मारे गए, और क्यों अब इस बार उन्होंने माना, कम से कम उसने माना तो सही। 1967 में जब बढ़त हुई तो वो माना भी नहीं कि उसके उतने सैनिक मारे गए, जबकि चीन बैकफुट पर था, नहीं माना चीन। लेकिन अब चीन ने माना कि चलो उस कब, क्यों? क्योंकि अब जब उनको लगा, चीन के अंदर ये बात का एहसास हुआ कि भारत के अंदर जब भारत और चीन के जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई, भारतीयों ने भारत के जिस प्रकार से उन्होंने एक, मैं कहूंगा माना ही नहीं, उन सबको एक तरीके से पूरे भारत में एक आक्रोश देखा गया। याद करना हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है, इसलिए जिन लोगों को पूरी कहानी नहीं पता है उन्हें इसे जानना चाहिए। यह हमारे शूरवीरों का ही प्रताप था कि जब चीन अपने विस्तारवादी नाखूनों से गलवान की धरती खुरचने आया तो उसे सबक सिखाया गया जिसे वो भूल नहीं पाएगा। जो भी अनबन हुई दोनों के बीच में, तो मारामारी हुई। उस मारामारी में जो हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त है, क्योंकि ठंडा मौसम और ठंडा इलाका और नदी बह रही है, तो कोई नदी में गिरा, कोई कहीं गिरा ठंड के कारण। लेकिन श्रद्धांजलि जरूर, मैं कहता हूं बगैर गोली फायर किए अगर 20 सैनिकों ने अपने जान गंवाई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे देश में
एक तरीके से जो जोश और जो आक्रोश और जो चीन के बरखिलाफ जो बात हुई। तभी तो गलवान की याद दिलाने वाले और गलवान पर सवाल उठाने वाले हर शख्स से हम कहते हैं कि हमें और हर हिंदुस्तानी को गलवान पर गर्व है। तो इससे पहले जो बात मैंने कही वो एक बार फिर से दोहराती हूँ, गलवान पर हम सबको फख्र था, है और हमेशा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।